students, today we are going to study about the complement system, and in the complement system today we are going to see about the classical pathway. तो स्टूडेंट्स आज हम देखने वाले हैं क्लासिकल पाथवे पर क्लास मूव फॉरवर्ड। तो अभी हम देखेंगे हमारा मेन टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट वो है कॉम्प्लीमेंट पाथवे। और सबसे पहले हम देखने वाले हैं आज स्टूडेंट्स क्लासिकल पाथवे। तो क्लासिकल पाथवे में जाने से पहले हम देख लेंगे व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ पाथवे। हम कोई भी रिएक्शन पढ़ते हैं, कोई भी डायग्राम स्टडी करते हैं तो वो स्टेप वाइज होती है। तो कोई भी पाथवे के क्या स्टेप है, तो ये क्लासिकल पाथवे के क्या स्टेप होंगे स्टूडेंट्स, लेट्स सी। तो सबसे पहला स्टेप है क्लासिकल पाथवे का, वो है हमारा C3 कन्वर्टेज। C3 कन्वर्टेज ये पहला स्टेप है स्टूडेंट्स। दूसरा स्टेप है C5 कन्वर्टेज और तीसरा और लास्ट स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ मैक। तो ये मैक क्या है वो भी हम देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विथ आवर मेन टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट विच इज द क्लासिकल पाथवे। तो स्टूडेंट शुरू करते हैं क्लासिकल पाथवे। तो सबसे पहले देखते हैं क्लासिकल पाथवे में क्या इन्वॉल्व होता है। तो ये बहुत ही आसान है स्टूडेंट। इन एवरी क्लासिकल पाथवे एंटीजन एंड एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स इज इन्वॉल्व। एंटीजन एंड एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स इज इन्वॉल्व। विदाउट एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स दिस क्लासिकल पाथवे डिडंट स्टार्ट। क्लासिकल पाथवे में एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स चाहिए ही चाहिए, और विदाउट एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स C1 आएगा ही नहीं और पाथवे स्टार्ट होगा ही नहीं। तो आपको ये बहुत ही बड़ा डिफरेंस है दूसरे पाथवे से। जैसे कि 3 पाथवे है, क्लासिकल, अल्टरनेट और तीसरा है हमारा लेक्टिन। तो क्लासिकल पाथवे में स्टूडेंट्स ये एंटीबॉडी डिपेंडेंट है। व्हाट इज दिस? क्लासिकल पाथवे इज एंटीबॉडी डिपेंडेंट, यानी कि ये एंटीबॉडी पे डिपेंड है। विदाउट एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स क्लासिकल पाथवे स्टार्ट नहीं होता। तो चलो देखते हैं। इन द फर्स्ट सबसे पहले होगा C1 कॉम्प्लेक्स बनेगा, और ये C1 कॉम्प्लेक्स कब बनेगा? जब कोई फॉरेन सब्सटेंस यानी एंटीजन हमारे बॉडी में एंटर होगा और हमारी इम्यूनोग्लोबुलिन उसे अटैच होकर एक एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनेगी। और स्टूडेंट्स एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट कर लेना कि इसमें जो एंटीबॉडीज इन्वॉल्व होती है या इम्यूनोग्लोबुलिन इन्वॉल्व होती है, मेनली IgM और IgG इन्वॉल्व होती है। IgG में भी मैंने हमारे प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि IgG 2 कंपोनेंट से बनी है, G1 G2 जो कॉम्प्लीमेंट में काम आते हैं, और G3 G4 ये फैगोसाइटोसिस में। तो G1 और G2 कंपोनेंट ऑफ IgG इन्वॉल्व होते हैं ये पाथवे में। तो सबसे पहले एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स आ गया, देन इट एक्टिवेट द C1 कॉम्प्लेक्स, एंड C1 कॉम्प्लेक्स इज मेड विथ 3 सब कंपोनेंट विच इज C1Q, R एंड S। तो ये 3 कंपोनेंट से बना है हमारा C1 कॉम्प्लेक्स। तो C1 कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट हो जाएगा एंटीजन एंटीबॉडी से, फिर ये क्लीवेज होगा, और क्लीवेज होने के बाद ये बनेगा C2 कॉम्प्लेक्स, और C2 कॉम्प्लेक्स का भी क्लीवेज होगा। ये पूरी रिएक्शन में क्लीवेज क्यों हो रहा है स्टूडेंट्स? क्योंकि हमने देखा, क्योंकि हमारे कंपोनेंट कब एक्टिवेट होते हैं? जब वो क्लीवेज होते हैं। ऐसे में तो ये सिर्फ प्रो एंजाइम रहते हैं और क्लीवेज होने पर ही एक्टिवेट होते हैं। तो C2A का क्लीवेज हो गया। C2B क्या करेगा स्टूडेंट? C2B की एक काइनिन एक्टिविटी है। काइनिन एक्टिविटी मीन्स इट एक्टिवेट द वेसो एक्टिवेशन और द डायलेशन ऑफ द वेसल्स। तो ये एक वेसो डायलेशन करेगा या हमारे ब्लड वेसल पर एक्ट करेगा, और इससे ब्लड वेसल डायलेट्स हो जाएंगी, और C2A आगे प्रोसीड होगा। C2A आगे प्रोसीड होकर C3A कॉम्प्लेक्स बनाएगा, C3 कॉम्प्लेक्स बनाएगा। पर C2A का आगे जाने से पहले C3A को एक्टिवेट होगा C4 C2A कॉम्प्लेक्स। ये जो कॉम्प्लेक्स है ये C3 को आगे एक्टिवेट करेगा। फिर हमारा मेन टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट आता है, हमारा मेन खिलाड़ी आता है, वो है C3 कन्वर्टेज। आपको C3 कन्वर्टेज हर पाथवे में देखने मिलेगा।
and this C3 convertase play a very important role because it is the first step of the complement system. और एक C3 convertase नाम में ही है उसकी convertase. So what this convertase do? This convertase convert or cleave that main component into the two subtypes, and then there is the formation of C3A and C3B. So what this C3A do? C3A ऐसा ही अकेला नहीं छोड़ा जाएगा. C3A का एक एनाफाइलेटिक का फंक्शन है और C5A का भी एनाफाइलेटिक फंक्शन है. आपको ये बस रिमेम्बर करना है कि C3A और C5A का एक एनाफाइलेटिक फंक्शन. तो C3A एक्टिवेट करेगा C5 कन्वर्टेज को, जो हमारा सेकेंड स्टेप है रिएक्शन. C5 कन्वर्टेज फिर क्लीव हो जाएगा C5A और C5B में, और C5A का फंक्शन है एनाफाइलेटिक. हमारा C5B आगे बढ़ेगा और इसी कैस्केड ऑफ रिएक्शन से 6, 7, 8, 9 को क्लीव करते हुए 9 तक एक कॉम्प्लेक्स बना लेगा. और ये जो हमारा मैक कॉम्प्लेक्स बनता है C5B 6, 7, 8, 9, और ये एक सर्कुलर कॉम्प्लेक्स बनाकर उस सेल का लाइसिस कर देगा स्टूडेंट्स, एंड दिस लीड्स टू सेल लाइसिस. तो ये मैक का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? ये है मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स. तो ये मैक करेगा मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स है ये स्टूडेंट्स. तो अभी सेल लाइसिस हो जाएगा. जब ये फॉर्मेशन ऑफ मैक होगा स्टूडेंट्स, ये लास्ट स्टेप है हमारी रिएक्शन का, फॉर्मेशन ऑफ मैक. तो फॉर्मेशन ऑफ मैक होने पे क्या होगा? ये एक सर्कुलर स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा जिसमें C5B 6, 7, 8, 9 होंगे और ये सेल लाइसिस कर देंगे. और ये था हमारा लास्ट स्टेप, जिसमें एंटीजन जो हमारे बॉडी में एंटर हुआ है उसका सेल लाइसिस हो चुका है स्टूडेंट्स. और इसी से हमने हमारे बॉडी में जो एंटीजन एंटर हुआ था उसका लाइसिस करके उसे किल कर दिया है. तो ये बहुत ही ईजी था. मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ. First there is entry of the antigen, then there is formation of antigen antibody complex, then C1 complex is activated. After the activation, C2B get cleaved into C2A and C2B. C2B has the kinin activity. C2A form the C3A, और C3 convertase हर पाथवे में प्रेजेंट है स्टूडेंट. C3 convertase बनेगा AB कॉम्प्लेक्स. B आगे बढ़कर C5 को एक्टिवेट करेगा. C5 का B आगे जाकर 6, 7, 8, 9 में एक गोल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, एक क्लम्प कॉम्प्लेक्स बनाएगा स्टूडेंट्स. और ये कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट होगा एक मेम्ब्रेन अटैकिंग कॉम्प्लेक्स में, जो मेम्ब्रेन पर अटैक करके एंटीजन का लाइसिस हो जाएगा. और ये एंटीजन का लाइसिस होने के बाद हमारा इम्यूनोग्लोबुलिन डिटैच होकर वापिस सीरम में चला जाएगा. तो ये था क्लासिकल पाथवे. आई होप यू अंडरस्टैंड. आपको अगर पसंद आया तो लाइक करें और सब्सक्राइब टू माय चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग.